जैसे वो कह रहे हैं ये भी वक्फ, वो भी वक्फ, वो भी वक्फ, इनको भी कहना चाहिए ये भी चैरिटी, ये भी चैरिटी, ये भी चैरिटी। और वो कहेगा वक्फ, ये कहेगा चैरिटी, फिर तो हम कहेंगे ये भी दान, ये राम दान करके गए थे, ये युधिष्ठिर दान करके गए थे, ये चंद्रगुप्त दान करके गए थे, ये राजा भरत दान कर गए थे, पूरा पूरा भारत। और फिर एक देश नहीं, फिर तो 25 देश, ये अरब और सब युधिष्ठिर के अंडर में थे। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बन चुका है वक्फ कानून 2025। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे हितकारी बताया है मुसलमान समुदाय के लिए, और दूसरी तरफ आज से ये लागू भी हो गया है। लेकिन तमाम ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं, तमाम ऐसे मौलाना हैं जो रुख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। अब तक लगभग 12 से 13 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और अलग अलग हाई कोर्ट में इसको चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए 120 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि भाई आप एक तरफा सुनकर कार्रवाई या कुछ फैसला मत सुनाइएगा, हमें भी सुनिएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं और आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन याचिकाओं का मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये कैविएट जो केंद्र सरकार की तरफ से डाला गया है ये क्या है, और कहीं से कहीं तक कोई बाइज्डनेस नजर आती है क्या। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पहुंच गया है, इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं कुछ विपक्षी दल के नेता, याचिकाएं लगा दी गई हैं। कैसे देख रहे हैं अब इसको, क्या ये चैलेंजिंग होने वाला है केंद्र सरकार के लिए? सुप्रीम कोर्ट में इस समय लगभग 1.5 दर्जन याचिकाएं हो चुकी हैं। ठीक है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, असउद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खां, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, ऐसे लगभग आ चुके हैं 1.5 दर्जन के आसपास। ये पहली बार वक्फ एक्ट चैलेंज नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वक्फ एक्ट कई साल पहले चैलेंज किया था और हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उस समय चीफ जस्टिस थे चंचूड़ साहब और उनके साथ बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत, जो इसके कुछ दिन के बाद 2025 में वो CJI बनेंगे। उन्होंने हमसे 3 सवाल पूछा था। पहला कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। दूसरा, आप इस कानून से किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड है इस वक्फ एक्ट से। तीसरा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? कानून तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी थी 10 लाख एकड़ जमीन के कब्जे की। उस समय मुझे 10 लाख एकड़ ही पता था। ये अलग बात है कि भी जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी तो गृहमंत्री ने बताया कि 10 लाख एकड़ नहीं, 39 लाख एकड़, 39 लाख एकड़ जमीन पे मतलब दावा ठोक रखा। ट्रिपल हो गया, 4 गुना। हमें तो 10 लाख पता था, 39 लाख, और उस 39 लाख उन्होंने बताया और केरल और बंगाल का पूरा डाटा भी नहीं आया, तो लगभग 40 लाख एकड़ हो गया। ठीक है, 40 लाख एकड़, 75,000 एकड़ बहरीन का क्षेत्रफल है और 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ। आप सोच लीजिए, 5 लाख एकड़ तो सिंगापुर का क्षेत्रफल है और 40 लाख एकड़ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड दावा ठोक के बैठा रखा। मतलब भारत में वक्फ बोर्ड पे जितना दावा ठोक रखा है उस पर 8 सिंगापुर बन जाएंगे, ये हालत है। अब सवाल ये बनता है कि जब वक्फ एक्ट के खिलाफ हम जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कितना कब्जा किया है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब ये सारे सांसद विधायक आ चुके हैं तो जो याचिकाकर्ता आए हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि इस कानून के बनने के बाद आपकी कितनी जमीन सरकार ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इनका आरोप यही है कि सरकार सारी जमीनें कब्जा कर लेगी, सरकारी वक्फ जमीनें कब्जा कर लेगी। दूसरा, जैसे हमसे पूछा था वैसे इनसे भी पूछेगा, मोहम्मद जावेद से, ओवैसी जी से, अमानुल्लाह खां से, इमरान प्रतापगढ़ी से, अरशद मदनी से, कि ये बताओ आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है। ओवैसी के पूर्वज कितनी जमीन वक्फ किए, मदनी के पूर्वज कितनी वक्फ किए, इमरान प्रतापगढ़ी के घर में किसी ने वक्फ किया है क्या, और किया है तो कितना किया है। भाई जो लोग आए हैं वो पहले बताएं कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, और जितनी जमीन वक्फ किया उसमें से कितनी जमीन सरकार लेने वाली है, क्योंकि ले तो सकती नहीं, अभी कानून तो कल ही आया है, तो अभी तक तो लिया नहीं होगा। तो इनको कैसे पता कि इनकी जमीन सरकार लेने वाली है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब किसी विषय पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो तो अभी तक की परिपाटी रही है कि सुप्रीम कोर्ट फिर उसको सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अब हाई कोर्ट जाओ। ठीक है, मेरी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है,
हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, मुंबई हाईकोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिकाएं पेंडिंग है। पूरे देश के अलग अलग स्थानों पे 120 PIL वक्फ कानून के खिलाफ पेंडिंग है, पहले से चल रही है। और ये सरकार ने बाकायदा कोर्ट में आके बताया, दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि इस कानून के खिलाफ 120 याचिकाएं पेंडिंग है, इसमें पुराने वाले के खिलाफ, पुराने वाले के खिलाफ। तो जब पुराने वाले को हमने चैलेंज किया तो नया कानून बन गया। अब नए कानून को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि पुराना कानून बहाल हो जाए, और पुराने कानून को हम चैलेंज करके बैठे हुए। तो तरीका तो यही है कि याचिकाएं एक साथ सुनवाई होनी चाहिए, मुंबई हाई कोर्ट में भी, या जहां अलग अलग, इलाहाबाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि हम चाहते हैं पुराना कानून खत्म हो जाए और ये चाहते हैं नया वाला खत्म ये चाह रहे हैं कि नया खत्म हो जाए, पुराना बहाल हो जाए। तो अंत में झगड़ा तो वहीं पुराने वाले पे जाके खड़ा हो गया, और पुराने वाले को लेकर हम पहले बैठे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में दूसरे लोग बैठे हैं, विष्णु जैन जी इलाहाबाद हाई कोर्ट बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है, और एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि क्या सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? आप इसको सोचिए, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद संविधान की शपथ लेने के बाद देश का हो जाता है। तो जब वो देश का हो गया, उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान की शपथ लेने के कारण ही मिलता है, और संविधान के अनुसार संसद में कानून बना, तो वो उस कानून के खिलाफ याचिका कैसे दाखिल कर सकता है? और एक और भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी सोचना पड़ेगा कि क्या एक सांसद वकालत कर सकता है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इवन जो हवलदार है, पेशकार है, थानेदार है, या कोई भी जो आदमी सरकारी जॉब में है जिसको वेतन गवर्नमेंट से मिलता है, पब्लिक फंड से मिलता है, वो अपनी नौकरी में रहते रहते दूसरा काम कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए टीचर, जो सरकारी टीचर है, वो कोचिंग नहीं चला सकता। चोरी छिपे चलाए अलग बात है, लेकिन कानून ये कहता है नहीं चला सकता। सरकारी डॉक्टर अपनी नर्सिंग होम नहीं खोल सकता, उसको इस्तीफा दे के जाना पड़ेगा। टीचर को कोचिंग चलाना है, इस्तीफा देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में है, वो अपने पैरेलल में दूसरा काम कोई कर ही नहीं सकता जब तक कि वो वेतन ले रहा है। तो फिर सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान के द्वारा अंतर्गत काम करने के लिए मिलता है, कानून बनाने के लिए मिलता है, वो वकालत कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा सांसद मैं देख रहा हूं, दिन भर सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, संसद चलती रहती है, सुप्रीम कोर्ट बैठे रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 10 से ज्यादा है। और एक तो सांसद वकालत कर रहे हैं, दूसरे सांसद आके याचिका दाखिल कर रहे हैं। इस संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं क्या? ये मतलब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आप संविधान के संरक्षक हैं, इस संविधान की व्याख्या करने की अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। आप जो संविधान की व्याख्या करेंगे उसको पूरा देश मानेगा, उसको देश की सभी हाईकोर्ट मानेगी, आम जनता मानेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये एग्जामिन कर ले कि ये जो सांसद आए हुए हैं, मोहम्मद जावेद, असाउद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, या जो लोग भी आए हुए हैं सांसद या विधायक, अमानुल्लाह खां, जो भी आए हुए हैं सांसद विधायक, इनको जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, क्या ये लोग सांसद रहते हुए याचिका PIL फाइल कर सकते हैं क्या? दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी स्पष्ट कर दे कि कोई भी व्यक्ति जो वकालत कर सकता है, बात समझ में आती है, लेकिन क्या सांसद वकालत कर सकते हैं जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला 24/7 संसदीय काम करने के लिए मिलता है? क्या उनको वकालत करने की छूट मिलनी चाहिए? अगर सांसदों को वकालत करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, तो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर को वकालत करने की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? फिर जो कोर्ट मास्टर है, जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर, जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी रहेगी, उनको भी वकालत करने की छूट मिलनी चाहिए। भाई, कोर्ट मास्टर को कानून पता होता है, लॉ के प्रोफेसर को कानून पता होता है, सबको कानून पता होता है, फिर उनको वकालत की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मेरा मानना है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक बात और, सवाल यह बनता है कि इस समय जमीन है लगभग 40 लाख एकड़। 1950 में जमीन कितनी थी? मात्र 50,000 एकड़। यानी 500 साल के मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, कुल 700 साल में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। आज वक्फ प्रॉपर्टी हो गई लगभग 40 लाख एकड़। यानी वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ गई लगभग 80 गुना। संविधान लागू होने के 75 साल के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 80 गुना। वक्फ
केवल खुद ही लोग कर सकते हैं। वक्फ जो है दूसरी की जमीन हो नहीं सकती। जैसे मुझे कुछ दान करना तो मैं अपनी जमीन दान करूंगा, आपकी जमीन थोड़ी दान कर दूंगा। मुझे अगर पैसा दान करना है तो मैं अपने जेब से दान करूंगा, आपकी पॉकेट मार के, आपकी पर्स चोरी करके थोड़ी दान करूंगा। आपको सोना, मुझे सोना चांदी दान करना है तो मैं अपना सोना चांदी दान करूंगा ना, आपकी गले की चैन छीन के थोड़ी जाके करूंगा। तो फिर ये मुगलों को, नवाबों को, निजामों को, जागीरदारों को, उनके तिमारदारों को, उनके रजाकारों को वक्फ का अधिकार मिला कैसे? और दूसरे, अगर आप शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, ठीक है, मुगल यहां के राजा थे, तो अंग्रेज यहां आए, अंग्रेजों ने मुगलों को खदेड़ा, फिर राजा कौन हो गया? अंग्रेज। तो सारी की सारी जो सत्ता ट्रांसफर किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, तो पूरी सत्ता किसके ट्रांसफर हो गई? भारत के संविधान के प्रति। तो अगर इस फॉर्मूले से देखिए तो जो जमीन पहले मुगलों की थी वो जमीन बाद में अंग्रेजों की हो गई, वो जमीन अब भारत की हो गई। अगर आप ये कहते कि नहीं ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का घोड़ा यहां घास खाता था इसलिए प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, फिर तो मैं कहता हूं कि जहां तक भगवान श्री राम ने राज किया वहां आज 25 देश बने हुए हैं। ये कंबोडिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब भगवान राम श्री राम का राज था। फिर तो ये जो 25 देश बने हुए हैं वो सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने राज किया और जो उनका मकबरा था, जो उनका चबूतरा था, जहां वो रानी नहा रही थी, जहां वो उनका घोड़ा घास खाता था, ये प्रॉपर्टी उनकी है, फिर तो भैया श्री राम तो चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर तो जहां तक श्री राम का राज था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की। जहां तक युधिष्ठिर ने राज किया वो भी चक्रवर्ती नरेश थे, राजसूय यज्ञ किया था, वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की। जहां तक राजा भरत ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की। जहां तक चंद्रगुप्त ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की। आपको नम्रता जी मैं बताऊं, पिछले 2500 साल में चंद्रगुप्त के बाद से अब तक भारत मतलब जो चंद्रगुप्त ने राज किया था, जिसको अखंड भारत बनाया था, उसमें से 25 देश बने हैं और 7 देश तो पिछले 200 साल में बने। 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति की है ना, उससे लेके अब तक 2025 तक 7 देश बने हैं। तो फिर तो अगर इस फार्मूले से कि जहां राजा राज करेगा वो जमीन वक्फ हो जाएगी, फिर तो राम ने जहां राज किया सब दे दो, फिर तो युधिष्ठिर ने जहां तक राज किया, चंद्रगुप्त ने जहां तक राज किया, वो सारी, राजा भरत ने जहां तक राज किया वो सारी जमीन हिंदुओं की। फिर तो कुछ हाथ ही नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर आप इस परिपाटी से देख रहे हैं तो भी कोई वक्फ का अधिकार नहीं। अगर दूसरा ट्रांसफर आप पावर के हिसाब से देख रहे हैं तो जब मुगल राज किए तो जमीन मुगलों की, अंग्रेज राज किए तो अंग्रेजों की, और अंग्रेज चले गए तो देश जमीन सारी भारत की। फिर तो सारी की सारी वक्फ जमीन सरकार की होती है। एक बात और, 1950 तक, 1950 के पहले चलो मान लेते हैं 50,000 एकड़ जमीन थी, हालांकि उस समय भी कानून चल रहे थे। उसके ये कानून है 1858 का सिविल प्रोसीजर कोड। तो 1858 के बाद किसी को अगर अपनी जमीन को कुछ दान करना था, चैरिटी करना था, भाई चैरिटी, वक्फ और दान लगभग एक ही बात है, ट्रस्ट शब्द अलग अलग। तो 1858 में सिविल प्रोसीजर कोड लागू हो गया था। तो भाई लोग जो वक्फ कर रहे थे उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड क्यों नहीं फॉलो किया? मतलब क्या कहता है ये क्या कहता है? ये बकायदा आपको रिटर्न में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, दो लोगों की गवाही होनी चाहिए, कागज फिर कागज होना चाहिए। तो कागज वाला प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा है। 1858 का कानून, ये देखिए 1860 का कानून, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, आपके मैं तो चाहूंगा आप लोग भी देख लीजिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जिन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके पास ऑप्शन था 1860 वाले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में करा लेते। चलो इसमें भी जिन्होंने नहीं कराया तो ये 1920 का चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, इसमें करा लेते। तो अवैध था ना सर वो, इसलिए नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। तो बड़ी सीधी सी अभी देखिए कितना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा आंकड़ा दिया था ओवैसी ने भी। और जब यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है सारे जिलाधिकारियों को कि आप निकालिए आंकड़ा, निकालिए कौन से रजिस्टर्ड है कौन से नहीं, तो कुछ एक जमीन ही बस रजिस्टर्ड मिली है, कुछ एक संपत्तियां ही, बाकी सारी अवैध है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी के पेरेंट्स को पहली बात तो वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि भारत के नहीं है, बाहर से आए हुए, वो आए थे, वो मुगलों के टाइम में आए थे। जैसे बुखारी को वक्फ का अधिकारी नहीं, बुखारा से आए थे, इनको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया था, तो यहाँ की जमीन के मालिक कैसे हो गए जो वक्फ कर लेंगे? मदनी को वक्फ करने का अधिकारी नहीं,
क्योंकि मदीना से आए थे, उनको यहाँ पे कुछ काम के लिए बुलाया गया था मुगलों के समय में। और चलो मान लो आ गए, काफ़ी दिन यहाँ रहे, भारत के लोग भी विदेश जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, कमाते धमाते हैं, घर मकान बना लेते हैं, तो चलो इनके भी हो गए। सवाल ये है, ये बता भी तो नहीं रहे, ओवैसी भी नहीं बता रहे हैं कि उनके पिताजी, उनके दादा, उनके परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। बुखारी साहब नहीं बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। मदनी नहीं बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा ने कितनी वक्फ किया। कोई बता ही नहीं रहा है। आज 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तब तो सारे नियम कानून शुरू हो गए। हालांकि 3 कानून मैंने आपको पहले बताया, 1820 से 1858 से 1920 से 3 कानून चल रहे थे। लेकिन जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद तो कोई आदमी मुंह जबानी वक्फ कर ही नहीं सकता। उसको तो फिर बाकायदा तहसील में जाके रजिस्टर करा के सब कुछ करना पड़ेगा। और एक चीज बताओ, इस देश में सबसे ज्यादा दान करते हैं अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, वैसे समाज के लोग। आज तक उसमें किसी ने कहा कि हमारे पास कागज नहीं अग्रवाल धर्मशाला का। आज तक किसी जैन ने कहा कि जो हमने जैन धर्मशाला बनाया हमारे पास कागज ही नहीं है। होता है सबके पास। सब सारे जैन धर्मशाला के कागज हैं, सारे अग्रवाल धर्मशाला के कागज हैं, सारे मारवाड़ी धर्मशाला के कागज हैं, सारे जितने भी हिंदुओं के धर्म स्थल हैं वो सबके कागज हैं। इनके कागज क्यों नहीं मिल रहे? जो अयोध्या का मुकदमा लड़ा गया, कब से लड़ा जा रहा है? 150 साल से पहले से ही। आखिर कागज दिखा के लड़ाई हुई ना। काशी का मुकदमा चल रहा है, कागज दिखा दिखा के हो रहा। हम लोग तो नहीं करें, हमारे पास कागज नहीं है जी, हमको सारा मंदिर हमको दे दो। काशी हुआ, मथुरा हुआ, भद्रकाली हुआ, भोजशाला हुआ, अटाला हुआ, जहां भी जमीन का मुकदमा चल रहा है, आज तक किसी ने हिंदू ने कहा कि ऐसा हमारा जी फेथ है और हम कह रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए हमको दे दो, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम लोग कागज दिखाने के लिए तैयार हैं, कोर्ट में हम जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कागज दिखा दिखा के 18 स्थानों पर सर्वे अभी तक कराया हम लोगों ने। तो ये क्यों नहीं कागज दिखाना चाहते? होंगे तब दिखाएंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा दाल ही काली है। कहते नहीं दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। और मैं आपको बताऊं कि जरा सोचिए कि एक बार मैं आंकड़े आपको बताता हूं। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी 50 मालदीव बन जाएगा। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड में 40 लाख एकड़ जमीन पे है, तो लगभग 85 सिंगापुर बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन पे दावा ठोक रखा है। बहरीन 1,90,000, तो आप ये भी मान के चलो कि लगभग 82-83 बहरीन बन जाएंगे वक्फ बोर्ड ने जितना 40 लाख जमीन पे दावा ठोक रखा है। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, 2.5 लाख एकड़ का मतलब ये हुआ कि 40 लाख एकड़ हुआ तो करीब बन जाएगा ये 15-16 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। फिनलैंड लगभग 4 लाख एकड़ है, तो यानी 10 फिनलैंड बन जाएगा। मॉरिशस 5 लाख एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे 8 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। तो आप जरा सोचिए, 100 से ज़्यादा देश हैं जिनका क्षेत्रफल 1 लाख एकड़ से कम है, मतलब 40 लाख एकड़ से कम है, और वक्फ बोर्ड इतना ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरा ये मानना है ये ज़मीन सबकी ऑडिट होनी चाहिए। जैसे सत्ता हस्तांतरण हुआ तो सारी ज़मीन चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। आप जरा ये भी देखो ना, मुगलों ने यहाँ 200 साल राज किया, फिर तो पूरा भारत क्रिश्चियंस का होना चाहिए। कभी मुगल कहते हैं अंग्रेजों ने 200 साल राज किया ना मुगलों के बाद। अंग्रेज तो नहीं कह रहे कि जी ये ज़मीन हमारी है चर्च की, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी चैरिटी की। उनके यहाँ चैरिटी शब्द यूज़ होता है। जैसे वो कह रहे हैं ये भी वक्फ, वो भी वक्फ, वो भी, इनको भी कहना चाहिए ये भी चैरिटी, ये भी चैरिटी, ये भी चैरिटी। और वो कहेगा वक्फ, ये कहेगा चैरिटी, फिर तो हम कहेंगे ये भी दान, ये राम दान करके गए थे, ये युधिष्ठिर दान करके गए थे, ये चंद्रगुप्त दान करके गए थे, ये राजा भरत दान कर गए थे, पूरा भारत। और फिर एक देश नहीं, फिर तो 25 देश, ये अरब सब युधिष्ठिर के अंडर में थे। ये चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, आपका इंडोनेशिया, आपका ये बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, इसको छोड़ दीजिए, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब भगवान श्री राम ने राज किया, युधिष्ठिर ने राज किया, राजा भरत ने राज किया, चंद्रगुप्त ने राज किया। तो सब दे दो फिर हिंदुओं, फिर तो सारा अगर इसी हिसाब से चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की असली जो परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विषय को किस तरीके से देखेगा। क्योंकि हमको तो कह दिया था हाई कोर्ट जाओ, हमसे पूछा था आपकी कितनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, हमसे पूछा था हाई कोर्ट क्यों गए, क्यों नहीं जा रहे हो, यहां सीधे क्यों आए। और अब तो हाई कोर्ट में 120 याचिका चल रही है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले जितने याचिका करता है इनसे सुप्रीम कोर्ट को पहला सवाल पूछना चाहिए, आपके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। दूसरा सवाल पूछना चाहिए,
आपकी कितनी जमीन पे सरकार ने कब्जा ले लिया इस कानून के बनने के बाद? और तीसरा पूछना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? 120 याचिका पेंडिंग पड़ी हुई है, अपने अपने हाई कोर्ट जाओ। ठीक है, तो कितना निष्पक्ष होने वाला है आने वाले वक्त में, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया अश्वनी जी डिटेल में जानकारी देने के लिए। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है ये तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जागरूकता के पर्पज से शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।